किसी भी लीडर के पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, कन्विक्शन और एग्जीक्यूशन। कन्विक्शन अपने विजन को लेकर और फिर एग्जीक्यूशन यानी उसे पूरा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दोनों है और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनके हनुमान कह लीजिए या कुछ और, अमित शाह। मोदी शाह की जोड़ी जब कोई काम करने का सोच लेती है तो फिर बॉस उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाता है और वही इस वक्त वक्फ बिल के साथ हो रहा है। मुसलमान से उसका वोट लेने भर का मतलब रखने वालों ने ही मुसलमान को आज तक गरीबी में धकेल के रखा है, लेकिन जिन नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी कहा जाता है वही मोदी आज वो कर रहे हैं जो आजादी के बाद तुरंत हो गया होता तो मुसलमानों का ही फायदा होता, गरीब मुसलमान का फायदा होता। लेकिन खैर, तब ना सही अब सही। मोदी शाह ने मिलकर वक्फ बिल में जो संशोधन किए हैं और उस पर संसद में हो रही बहस से लेकर सड़क तक मुसलमानों के ठेकेदारों के बयान आपको आज सब बताने वाला हूं। मुसलमान और देश दोनों को पता चलना चाहिए कि कैसे मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा था और यही इस्तेमाल अब मोदी रोक रहे हैं। आज वक्फ संशोधन बिल पर संसद में वो हुआ जिसने बरसों से मुसलमानों के वोट बटोरने वाली पार्टियों को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। कहा तो वक्फ संशोधन बिल पर पूरा इंडी गठबंधन इस मंशा के साथ आया था कि संसद में मोदी सरकार को घेर लेंगे, लपेट लेंगे। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने तो वक्त बदल दिया या कहिए वक्फ बदल दिया, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और पीएम मोदी को घेरने उतरा विपक्ष खुद ही जाल में फंस गया और एक्सपोज हो गया। विपक्ष के झूठे मुस्लिम प्रेम की पोल खोल दी गई और संसद के बाहर वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मना। भाई, मुसलमानों ने वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताने वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी। आप देखिए ना भाई, मुसलमान नाच रहा है, मुसलमान जो है वो पटाखे फोड़ रहा है, मुसलमान लड्डू खिला रहा है एक दूसरे को। भाई वो कह रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया। लोग मुसलमान मोदी के पोस्टर लहरा रहे हैं, शुक्रिया मोदी जी लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ईदी तो मोदी जी ने दी है। मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आ गई बच्चियों के साथ कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने सौगात दी है। वक्फ बिल पर यह जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने एक झटके में एक बिल से वक्फ की बरसों से चली आ रही मनमानी को खत्म किया है। जैसे पीएम मोदी ने नए वक्फ बिल में उस प्रावधान को खत्म कर दिया जिसमें किसी भी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर देने भर से उसे वक्फ मान लिया जाता था। पुराने बिल में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान के जरिए किसी की प्राइवेट संपत्ति पर भी वक्फ का कब्जा हो जाता था। उस प्रावधान को ही मोदी सरकार ने चलता किया कि ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया और हो गया, या वक्फ बाय यूजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो गया। देश में ऐसी कई सरकारी संपत्तियां हैं जिन्हें या तो वोट के चक्कर में वक्फ बोर्ड को दे दिया गया या फिर वक्फ बोर्ड ने उस पर उंगली रख दी और संपत्ति को अपना बना लिया। नए बिल में ऐसे प्रावधान को भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल, रिटायर्ड जज, महिलाएं, पिछड़े मुसलमानों को जगह देकर बोर्ड और ट्रिब्यूनल की मनमानी को भी एक झटके में खत्म करने का प्रावधान है। यानी कोई भी मुंह उठाकर यह नहीं कह सकता कि संसद वक्फ की प्रॉपर्टी है, महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, राष्ट्रपति भवन वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब यह नहीं चलेगा बॉस मोदी राज में। इसीलिए बौखलाहट में बिल के खिलाफ शाहीन बाग जैसी धमकी दी जा रही है कि भाई देश भर में शाहीन बाग बना देंगे, मुसलमान माफ नहीं करेगा, ऐसा डर दिखाया जा रहा है। लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि इन लोगों को अमित शाह ने कैसे एक झटके में निपटाया। संसद से लेकर सड़क तक क्या क्या हुआ और क्या होना है आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। हम बिल का सपोर्ट करते हैं और इससे मुसलमान को फायदा ही होगा। मोदी जी ने बहुत अच्छे बेस्ट काम करे। मोदी जी ने जो भी बिल निकाला जो समर्थन में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी, ये हमारा अधिकार है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत संसद से लेकर सड़क तक धुआं धक्कड़ हुआ है आज, और आज आपको पाठशाला को एक मिनट भी मिस नहीं करना चाहिए। इतना बेहतरीन चैप्टर लेकर आया।
कल जब सरकार ने वक्फ बिल संसद में पेश करने की मांग रखी तो विपक्ष कह रहा था कि ना 8 घंटा नहीं 12 घंटा चर्चा होनी चाहिए। तो लोगों को लगा कि बाप रे बाप, इनके पास लग रहा है बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलेंगे तो एकदम आग लगा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे वक्फ बिल की। अरे बाप रे बाप, आप देखिए कल से लेकर आज तक वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष कैसी कैसी बातें कर रहा है, सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। कल ये लोग कह रहे थे कि क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली डेडलाइन खत्म होने वाली है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार वक्फ बिल ला रही है। आज संसद में कह रहे हैं कि महाकुंभ की नाकामी छिपाने के लिए, बॉर्डर पर चीन के कब्जे को छिपाने के लिए वक्फ का मुद्दा उठाया। बाप रे बाप, यही सब करने के लिए इनको ज्यादा समय चाहिए था। कोई कह रहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। काहे भाई, अगर 1% के लिए मान लें कि बहुत महंगाई, बेरोजगारी है, पब्लिक त्रस्त है, तो चुनाव तो ये जीत रहे हैं, इनको भटकाने की क्या जरूरत है। कोई कहने लगा कि वक्फ की संपत्ति तो ठीक है, सबसे ज्यादा संपत्ति तो देश में 5% अमीरों के पास है, उसके लिए कब बिल लाएंगे। तो तुम ले आते 70 साल में भाई, तुम्हारे समय में कोई अमीर आदमी नहीं था, और वो अमीर आदमी क्या कर रहा है, इसे उंगली रख के ले रहा है क्या कि भाई रख दिया, ये हो गई मेरी संपत्ति। एक मुस्लिम सांसद तो कहने लगे कि वो राम जी के वंशज हैं, उन्हें मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाए। आना जाओ भाई, आ जाओ, राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़े, आज इनको याद आ रहा है कि हम राम जी के वंशज हैं। यही तो कह रहे थे लोग कई साल से कि राम जी का मंदिर बन जाने दो, सब तो राम जी के ही वंशज हैं। मतलब बहस वक्फ पर चलनी थी और विपक्ष के नेता इधर उधर आए बाएं साएं कर रहे थे, कह रहे हैं कि भटकाने के लिए लाए। अरे भाई, भटकाने के लिए लास्ट में लाता है आदमी कि संसद सत्र के शुरू में ले आता। ये सब जो ये हुआ ना, ये तभी होता है जब आपके पास मजबूत तर्क ना हो या तर्क का कोटा खत्म हो जाए। भाई आपको नहीं पता कि क्या एग्जाम में लिखना है तो आप क्या लिखते हैं कि निम्नलिखित चीजें ऐसे ऐसे करके कुछ भी भरना है पन्ना। तो वही विपक्ष आज पन्ना भर रहा था। जैसे आप अखिलेश यादव को सुनिए, वो वक्फ बिल पर बोलते बोलते महाकुंभ से लेकर चीन तक चले गए भाई। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? कितना हस्तक्षेप होता है वक्फ की जमीन से। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। चीन ने जो जमीन कब्जाई थी वो तो नेहरू के समय में कब्जाई थी, तो क्या इसीलिए उसी समय से वक्फ को जो है ये करके चल रहे वक्फ बिल कि तब से लेकर अब तक कोई बात ही ना करे चीन पर। अभी कौन सा गांव बसा लिया भाई, अभी अभी लेटेस्ट, लेकिन चल रहा है मामला। बोलना वक्फ पे, बोल चीन पे रहे, बोल महाकुंभ पे रहे। विपक्ष तो इधर उधर की बात कर रहा था, लेकिन अमित शाह ने मुद्दे को भटकने नहीं दिया। अमित शाह ने क्लियर कट बताया कि क्यों मोदी सरकार इस बिल को ला रही है। अमित शाह फायर मोड में थे। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ के नाम पर जो पैसों की चोरी चल रही है वो नहीं चलेगी बॉस। सुनिए अमित शाह ने वक्फ पर क्या कहा। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा कि ये जो मिलीभगत चल रही है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी का पैसा जो खा रहा है, जो गरीबों के काम में लगना था, गरीब मुसलमान की भलाई में लगना था, वो अब नहीं चलेगा। और आपको याद होगा पाठशाला में हमने बकायदा आपको रिसर्च के साथ बताया था कि सच्चर कमेटी तक बोल के गई थी। और आज का भी आकलन है कि 20,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी, वक्फ के पास इतनी संपत्ति है और होती है 200 करोड़ की कमाई। ये पैसा कहां जा रहा है?
ये तो गरीब मुसलमान को पूछना चाहिए था कि वोट मेरा ले लिए भाई, ये पैसा मेरा कहां गया। लेकिन वो पैसा कौन लाने का इंतजाम कर रहा है? वो आदमी जिसको मुसलमान वोट नहीं देगा। ये लिख के ले लीजिए। जैसे अमित शाह ने पॉइंट टू पॉइंट बताया, वैसे ही बातें विपक्ष को करनी चाहिए थी। बताते ना बॉस पॉइंट टू पॉइंट कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं कर पाया। अखिलेश यादव तो वक्फ बिल पर बात करते करते बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव तक चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। इस पर अमित शाह ने अखिलेश यादव को 30 सेकंड में निपटा दिया। ऐसा निपटाया कि अखिलेश यादव हाथ जोड़ने लग गए। देखिए क्या हुआ वहां पर। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। मैंने आपको कहा ना, अमित शाह आजकल फायर मोड में चल रहे हैं। वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं होते हैं कि भाई बीजेपी के अध्यक्ष की बात मत करो। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी के अध्यक्ष का मुद्दा वहां उठ क्यों रहा था? अमित शाह ने अखिलेश यादव को बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के मुद्दे पर डोज तो दिया ही, लेकिन अखिलेश यादव मानने वाले कहां थे? अमित शाह जब भाषण दे रहे थे तो अखिलेश यादव बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल रहे थे। ऐसे ही अखिलेश यादव ने अमित शाह से कहा कि योगी जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। इस पर अमित शाह के जवाब ने यूपी में अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी आपको बाइट सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पीछे से अखिलेश यादव की आवाज आएगी कि योगी जी पे भी कुछ बोल दीजिए, और उसके बाद सुनिए अमित शाह ने कैसे कड़ा और तगड़ा जवाब दिया। वो भी रिपीट होने वाले, वो भी रिपीट होने वाले। वो भी रिपीट होने वाले। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारे योगी जी के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अमित शाह ने कहा वो भी रिपीट होने वाले हैं। यानी जो अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक माहौल बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की नहीं बन रही, योगी जी को निपटाने की तैयारी चल रही है, योगी जी की कुर्सी कभी भी जा सकती है, अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया सबके सामने कि वो भी रिपीट होने वाले हैं 2027 में। एक लाइन में निपटा दिया बॉस। आज अमित शाह भयंकर फॉर्म में थे। अमित शाह फ्रंट फुट पर विपक्ष के सवालों के नैरेटिव का जवाब दे रहे थे। जब अमित शाह बोल रहे थे तो टीएमसी के भी कुछ सांसद शोर करने लगे। इस पर अमित शाह ने कहा कि ये लोग बंगाल विधानसभा चुनाव के कारण डरे हुए हैं, इन्हें शोर मचाने दो। और उसके बाद उन्होंने फिर छाती ठोककर कुछ कहा है, सुनिए जरा वो भी। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। यानी यूपी से लेकर बंगाल तक सब पर अमित शाह ने ताल ठोक कर कह दिया कि वहां जीतेंगे भी और ज्यादा सीटें भी लाएंगे। वक्फ बिल पर इस जबरदस्त बहस के बीच आज मोदी सरकार ने विपक्ष को अपनी बात रखने का हालांकि पूरा मौका दिया, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को गवा दिया। संसद में विपक्ष यह बताने में फेल रहा कि कैसे वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। बताते ना बॉस, कैसे यह बिल इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है, वो भी नहीं बताए। कैसे यह बिल मुसलमानों के अधिकार छीन लेगा, नहीं बता पा रहे हैं। कैसे यह बिल मुसलमानों की मस्जिद और कब्रिस्तान छीन लेगा, कहां लिखा है, यह भी नहीं बता रहे। सोचिए, ये लोग वो नेता हैं जो मुसलमानों को चुनाव में यह भरोसा देते हैं कि हमें वोट दो यार, भर भर के हम तुम्हारे लिए संसद में नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। लेकिन जब मौका आया तो अपनी बात रख नहीं पाए। कैसे रखेंगे? कोई फैक्ट होगा तब ना रखेंगे। वक्फ बिल के विरोध में गजब गजब बातें चल रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो वक्फ बिल के विरोध में खुद को श्रीराम का वंशज बताने लग गए। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के शामिल होने पर इंटरव्यू में इमरान मसूद ने कह दिया कि मुझे भी राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल करा दीजिए, मैं भी राम जी का वंशज हूं।
कराओ राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल, बताओ मुझे मैं राम जी का वंशज कैसे नहीं हूं। तो ये तब नहीं समझ में आ रहा था जब इतने दिन से राम भक्त कह रहे थे कि वहां से मस्जिद हटाइए और यहां राम मंदिर बनाइए, तब राम जी के वंशज नहीं थे। अब ट्रस्ट में शामिल होना है तो राम जी के वंशज हो गए। इमरान मसूद गजब का तर्क दे रहे हैं। अगर वाकई वो राम जी के वंशज हैं तो उनको ये भी बताना ना चाहिए कि राम मंदिर की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे तब कहां थे आप, जब यूपीए सरकार के समय कहा जा रहा था कि भाई वो तो काल्पनिक पात्र हैं प्रभु श्री राम, तब क्यों नहीं लड़ाई लड़े कि मैं राम जी का वंशज हूं, मैं हूं तो राम जी कैसे काल्पनिक हो सकते हैं। आज संसद में भी इमरान मसूद ने क्या दलीलें दी हैं, जरा वो भी सुनिए। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। इधर वक्फ बिल पर मोदी सरकार ने विपक्ष के एक एक नैरेटिव के धागे खोले, उधर वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वालों को आज अमित शाह ने करारा जवाब दिया। वक्फ बिल पर अमित शाह जब बोल रहे थे तो किसी सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे। बॉस अमित शाह एकदम फायर मोड में आ गए, भड़क गए। अमित शाह ने संसद में कहा कि संसद का बनाया कानून है, मानना होगा सबको। सुनिए अमित शाह को। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह ने वक्फ बिल पर भ्रम फैलाने वाले नेताओं को भी लपेटे में लिया। अमित शाह ने कहा कि जैसे आज वक्फ बिल पर झूठ बोला जा रहा है, इसी तरह सीए और 370 के मुद्दे पर भी झूठ फैलाया गया था ताकि मुसलमानों को डरा डरा कर उनसे वोट ले लिया जाए। अमित शाह ने याद दिलाया ये फैक्ट ताकि मुसलमान को समझ में आए भाई कि ये लोग तुमको झूठ बोल के खाली सड़क पे लाने की कोशिश करते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या बताया। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। बॉस ये बात तो मुसलमान को समझनी है कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कब तक कौए के पीछे दौड़ना है ये आपका फैसला है बॉस। कब तक कौए के पीछे दौड़ोगे भाई? कान चेक करना शुरू करो। ये वक्फ आपके लिए टेस्ट है।